नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कानपुर देहात की घटना ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है, थर्रा कर रख दिया है कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक माँ बेटी जल के खाक हो गई अपनी ही झोंपड़ी में, जब प्रशासन आया था उस जगह को गिराने के लिए, उनके घर को ढाने के लिए, क्योंकि वो गैर कानूनी है उनकी नज़र में। 2 दिन से ज़्यादा इस घटना को गुजर चुके हैं, लेकिन तमाम जो भारत की जनता है उसके मन मस्तिष्क में ये आग, वो झोंपड़ी की जो आग है, उसकी जो झुलसन है, वो अभी तक महसूस हो रही है कि आखिर इस तरह की नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। बताया जा रहा है कि ग्राम सभा की ये ज़मीन है, मामला कोर्ट में था, बिना नोटिस के इस पूरे मामले पर, यानी इस पूरे घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। ये परिवार का ये आरोप है और आरोप के बाद अब मामला दर्ज भी कर लिया गया है पुलिस में। जो परिवार ने जो आरोप लगाया उसके आधार पर बुलडोज़र ऑपरेटर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और स्टेशन हाउस ऑफिसर के खिलाफ हत्या की कोशिश और जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। आप पूरी मुख्यधारा की मीडिया को उठाकर देखें तो प्रमिला दीक्षित और उनके जो पति हैं, उन दोनों की कृष्ण गोपाल दीक्षित, प्रमिला दीक्षित, उनकी बेटी और कृष्ण गोपाल दीक्षित का पूरा जो घर तबाह हो गया, उनका जो पूरा परिवार, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, उनके चेहरे की ये हालत हुई है। आप ये देखिए इस ज़िंदगी में क्या वाक़ई बचा हुआ है। मुख्यधारा की मीडिया में आप देखें तो ये तमाम नाम गूंज रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। ज़ाहिर है, बिल्कुल जायज़ बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मामला सबूतों के और गवाहों की बुनियाद पर अदालत में तय होना चाहिए। अधिकारियों को अपने हाथ में ये मामला नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको कुछ हफ़्ते पहले ले जाना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से भारत में ये जो बुलडोज़र है, जिसने प्रमिला दीक्षित और कृष्ण गोपाल दीक्षित के परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी। उनके इस झुलसे हुए चेहरे की तरफ आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो झुलसा हुआ चेहरा है कृष्ण गोपाल दीक्षित का, ये भारत के संविधान का चेहरा है। इस बुलडोज़र के जो मुँह पर खून लगा है, ये बुलडोज़र के मुँह खून लगा अभी की बात नहीं है, दीक्षित परिवार की बात नहीं है, उससे बहुत पहले मध्य प्रदेश में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जहांगीरपुरी में आपने देखा, दिल्ली के इन तमाम जगहों पर पहले इस बुलडोज़र को खून चखाया गया। और जब इस बुलडोज़र को खून चखने की आदत हो गई, ये आदमखोर बन गया, तो अब ये नहीं देखता कि किसके घर पर बुलडोज़र चल रहा है। क्योंकि भारत में संविधान का राज ख़त्म करने की लगातार कोशिशें की गई हैं। उन हिंदुत्ववादी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ताकतों के ज़रिए जिनको हमने चुनकर हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है। ये संविधान का जो कत्ल हो रहा है, ये बुलडोज़र जो है, ये जनता नाम की जो संस्था है, उसको भी बुलडोज़ कर रहा है। आपको धीरे-धीरे किस तरीके से नफ़रत करना सिखाया गया, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊँगी कि किस तरीके से ये माँ-बेटी का जो कत्ल हुआ है, ये हत्या है, ये खुदकुशी नहीं है, खुद अपने को नहीं जलाया, ये पूरी तरीके से हत्या माना जाएगा। बता रहे थे किस तरह से उनका बेटा कि मेरी माँ, मेरी बहन और 22 बकरियाँ भी इसमें जल के खाक हो गई हैं। तो टीवी चैनल्स कह रहे हैं कि इस अहंकार को झुकना पड़ेगा, ये हत्या है, और ये भी कह रहे हैं कि अधिकारियों को सज़ा हो, तब तक हम इस खबर को फॉलो करेंगे। मैं इन्हीं एंकर्स का वो चेहरा आपको दिखाऊंगी जब आफरीन फातिमा का घर ढाया गया था जहांगीरपुरी में, जहां जो मुसलमान रहते थे उनको बांग्लादेशी बताकर, जो उनकी, मैं कहूँगी, रेड़ियाँ और छोटी-छोटी दुकानें जो खोखे थे उनको जब उनको ध्वंस किया गया था, रेज़ किया गया था, तब इन लोगों ने क्या कहा था, ये भी आप देखिए। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि एक बार जब कानून का राज ख़त्म होता है और हिंसा का राज शुरू होता है, नाइंसाफ़ी का राज शुरू होता है, बुलडोज़र का राज शुरू होता है, तो वो ये नहीं देखता कि किस संप्रदाय का व्यक्ति है। ये शुरू हो सकता है एक संप्रदाय के लोगों से, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। नाइंसाफ़ी शुरू हो सकती है एक संप्रदाय को टारगेट करने, उनके ऊपर निशाना साधने, बाकी बहुसंख्यक
लोगों को ये बताने कि आइए बैठिए अपने आप लिविंग रूम्स में और पॉपकॉर्न लेके अपनी गोद में और ये तमाशा देखिए नेशनल टेलीविजन पर। लेकिन ये जो तमाशा देखा जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं जो कि जनता नाम की संस्था, मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई में जनता को तब्दील करके जनता को खत्म कर दिया गया है। अब आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ इलाहाबाद की ये घटना, ये तस्वीरें आप ये देखिए। आफरीन फातिमा सीए की एक्टिविस्ट और उनके पिता जावेद अहमद, पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर जब बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा ने अभद्र टिप्पणियां की थी और उसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस विरोध प्रदर्शन में जावेद अहमद, उनकी बेटी ने भी हिस्सा लिया था, आफरीन फातिमा ने भी। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, जावेद अहमद पर केस दर्ज किया गया और देखते ही देखते जावेद अहमद के घर को ढा दिया गया, उसको अवैध बताया गया। जावेद अहमद, जो कि घर उनका भी नहीं था, उनकी पत्नी को दहेज में गिफ्ट किया गया था उनके परिवार के जरिए। यानी जावेद अहमद, अगर ये मान लेते हैं कि वो अपराधी थे भी, जो बिना किसी कोर्ट ने, बिना किसी गवाहों और सबूतों के आधार पर, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील हुई इस मामले में और घर ढा दिया गया पूरे तरीके से। ये जावेद अहमद का घर देखिए, आफरीन फातिमा का ये घर देखिए आप। जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे रोते बिलखते हुए द वायर ने इस पर रिपोर्ट किया था। दूसरी खिड़की में आप मध्य प्रदेश के खारगांव में भी देखिए कि किस तरीके से ये सांप्रदायिक बुलडोजर चले और इन बुलडोजरों का जो पूरा सीधा मैसेज था वो था कि जो भी व्यक्ति जन विरोधी सांप्रदायिक नीतियों का विरोध करेगा उसके घरों को इस तरह से ढा दिया जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं, इससे पहले हल्द्वानी में भी ये बुलडोजर आके खड़े हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर किसी तरीके से जो स्टे लगाया फिलहाल, यानी अभी बुलडोजर का जो मुंह है वो थमा हुआ है, अभी उसके कदम रुके हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब ये आफरीन फातिमा के घर को ढाया गया, उसी वक्त मीडिया एडवाइजर थे यूपी चीफ मिनिस्टर के योगी आदित्यनाथ के मृत्युंजय कुमार। उनका ये ट्वीट देखिए आप, वो कह रहे हैं उपद्रवी याद रखें, हर शुक्रवार के बाद एक शनिवार आता है। अब मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रमिला दीक्षित के परिवार को, ये जो दीक्षित परिवार है, उसको वो किस शनिवार, किस रविवार, किस सोमवार की याद दिलाना चाहते हैं? इस पूरी घटना में, इस पूरे ट्वीट में आप देखिए सांप्रदायिकता टपक रही है। आप देख रहे हैं, आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। और इस तरीके से ये भाजपा के लिए बुलडोजर एक तरह का सिंबल बन गया। ऐसा लगता था कि कमल को हटाकर बुलडोजर लगा दिया गया है, कि गुजरात चुनाव में, बाकी चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वहां पहुंच गए। बीजेपी के एमएलएज ने मध्य प्रदेश में घरों के बाहर बुलडोजर्स लगा दिए। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा गया, तो फिर शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा कहा गया और एक तरह से ये बताया गया कि भारत के एक समुदाय को सबक सिखाने के लिए इस औजार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 58 जगहों पर रैलियां हुई बुलडोजर के साथ योगी आदित्यनाथ की और उन तमाम 58 सीटों पर बीजेपी जीत गई है। इससे पता चलता है कि जो आम जनता है उसमें किस तरीके की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता किस तरीके की है। इसके अलावा ये भी एक डिटेल है कि किस तरीके से काफ़ी जो युवक थे आगरा शहर में, उन्होंने अपने बाजुओं पर और अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर टैटू बनवा लिया था बुलडोजर का, बीजेपी के लिए समर्थन दिखाने के लिए। यानी कितना खुश हो रहे थे वो लोग कि बुलडोजर जो एक समुदाय के लिए डर का प्रतीक बन गया, एक खौफ का प्रतीक बन गया, उसके अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए, उसको डिस्पोजेस करने के लिए जिस बुलडोजर का, जिस प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, लोग, दूसरी तरफ के लोग, उन्हीं के पड़ोसी हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, हो सकता है दोस्त भी हों, साथ में पढ़ते हों, कारोबार करते हों, सिर्फ इसलिए कि उनका धर्म अलग था, इन समर्थकों ने भाजपा के अपने शरीर पर ये गुदवा लिया, उन्होंने टैटू बनवा लिया जो बुलडोजर था उसका। यानी साफ तौर पर कानून ये कहता है, यहाँ हमने आपको ये भी दिखाया, द वायर ने इसी दौरान बातचीत की जस्टिस गोविंद माथुर से, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा था उस वक्त भी, इस बात को फिर से आप एक बार सुन लीजिए, ये याद दिलाने के लिए कि बुलडोजर अन्याय का प्रतीक है, बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है, संविधान का प्रतीक नहीं है, कानून के राज का प्रतीक नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि ये गैर कानूनी है इस बुलडोजर का इस्तेमाल। ये सुनिए आप। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी टिप्पणी से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि जो कुछ हमने देखा वो आपने भी देखा पिछले 24 घंटे में, आप कैसे समझते हैं इसको? अगर एक शब्द में कहूँ तो बहुत खेदजनक, बहुत दुखद, और जैसा आपने कहा कि ये रूल ऑफ लॉ, उसको केवल इग्नोर नहीं किया गया
बल्कि जानकर सोच समझकर कानून के राज की अवहेलना की है, उल्लंघना की है, और जो एक सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हुआ है। तो क्या आप ये कहेंगे कि कल जो ध्वस्त किया गया जावेद साहब और आफरीन के मकान को, क्या वो गैर कानूनी था? क्या उसका जो विध्वंस था, जो डेमोलिशन था, क्या वो गैर कानूनी था? देखिए, इसके लिए पहले तो शुरू से जो फैक्ट्स मेरे के पास अवेलेबल हैं, तो पहले ये कहा गया कि क्योंकि उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च के अंदर हिस्सा लिया, उन्होंने कुछ वायलेंट एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा लिया, इसलिए ये कार्रवाई की गई। बाद में शायद ये लगा कि यह सस्टेनेबल नहीं है, तो अब जो दूसरी वर्जन है, दूसरा व्यू जो आया वो ये है कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी वो पहले इस बात का नोटिस दे चुकी थी कि यह जावेद साहब का ये मकान एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इसको गिराया जाना जरूरी था। मेरा मानना यह है कि पहले तो ये कितना नोटिस दिया गया, क्या यह उसके पहले एसर्टेन किया गया कि इस मकान का, इस बिल्डिंग का, इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, वहां पे किसका यहाँ पे कब्जा है, उनको एक रीजनेबल नोटिस मिला या नहीं मिला, उनको कोई अपॉर्चुनिटी उनकी हियरिंग की, उनको अपने वर्जन को बताने की, उसको एक्सप्लेन करने की अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली। अगर उनको किसी प्रकार की ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, जो कि स्पष्ट है कि नहीं दी गई, तो ये एक्शन पूरा कंप्लीटली इलीगल है। ये बिल्कुल कानून की नजर के अंदर गैर कानूनी है और इसको कोई किसी भी तरह से इसकी तायद नहीं कर सकते। तो ये विभत्स तस्वीरें आपकी देख रहे हैं जिनको इस वीडियो को देखना भी असंभव है। मैं चाहती हूँ कम से कम उम्र के लोग या कमज़ोर दिल वाले लोग इन वीडियोस को ना देखें, जिससे सीधे तौर पे पता चलता है कि भारत में जो कानून का राज है उसकी स्थिति क्या हो गई है। लेकिन ये बुलडोज़र, इससे पहले कि ये जो ब्राह्मण परिवार है, कई लोग इसको भी अंडरलाइन कर रहे हैं कि न सिर्फ कि ये हिंदू परिवार है बल्कि ब्राह्मण परिवार है। जिस दीक्षित परिवार के ऊपर ये बुलडोज़र चलाया गया, इससे पहले आपके आपके ज़हन पर, आपके दिल पर ये बुलडोज़र चल गया है ताकि आपका दिल पत्थर का हो जाए और आपका जो ज़हन है, जो मस्तिष्क है, वो सांप्रदायिकता की नफ़रत में और जो सामाजिक बँटवारा है उसके सिंबल को यानी बुलडोज़र को, वो आपके दिमाग पे चल गया है, आपके दिल पर चल गया है। और तभी इतनी निरंकुश अहंकारी हो चुकी है ये सत्ता कि वो ये नहीं समझती कि इसका उसे कोई खामियाजा किसी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। 58 उन सीटों का मैंने आपको ज़िक्र बताया जिसमें बुलडोज़र की रैली हुई और उसके बाद इन 58 सीटों पर योगी आदित्यनाथ या उनकी जो पार्टी है बीजेपी वो जीत गई। तो पूरे तरीके से जो कानून की जो जिम्मेदारी है, जो अदालतों को जो फैसला देना था, हमने एक तरह के लोगों यानी अधिकारियों कि सत्ता ये बताएगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सत्ता के निशाने पर रहेंगे। मीडिया फिर उन लोगों को एक विलन की तरह दिखाएगा, एक खलनायक की तरह दिखाएगा कि ये देखिए भारत के दुश्मन हैं, यही लोग तमाम तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, इनके घरों पर बुलडोज़र चलना चाहिए। जिन लोगों ने, पड़ोसियों ने देखा होगा बुलडोज़र चलते हुए आफरीन फातिमा के घर को, या जहांगीरपुरी में जो देखा हमने, या खारगांव में जो हमने देखा, या उत्तर प्रदेश के और भी कई शहरों में, सहारनपुर और बाकी शहरों में हमने देखा जहां में बताया गया कि जो मुस्लिम बाहुबली हैं उनको निशाने पे लिया गया है, उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। तमाम तरह के डॉन हैं जिन्होंने नहीं देखा था उन पड़ोसियों ने, तो वो नेशनल टेलीविजन पर देख रहे थे सीधे फांसीवाद का ये नमूना, जहां पूरे तरीके से कानून का राज कुछ अधिकारियों के हाथ में देकर अदालतों पर, संविधान पर यह बुलडोज़र चला दिया गया। मैं कहती हूं कि देर हो गई है अभी भी, लेकिन अभी भी संभल जाने का वक्त है। जनता के जनता बनने का वक्त है। जनता को यह समझना चाहिए कि अभी पड़ोसी के ऊपर ये अगर हमला हो रहा है तो कल ये बुलडोज़र मेरे घर भी पहुंच सकते हैं। दीक्षित परिवार अगर खान परिवार पे पहुंचा है, अंसारी परिवार पे पहुंचा है, कुरैशी परिवार पे पहुंचा है, तो कल को दीक्षित, शर्मा और वर्मा परिवारों के पास भी बुलडोज़र पहुंच जाएगा। इस घटनाक्रम से ये अंदाज़ा लगना चाहिए कि किस तरीके से जो अलग अलग लोग, हमने आपको बताया था कि उस वक्त भी जो लोग हंस रहे थे और पॉपकॉर्न लेके अपनी गोद में इस पूरे शो को एंजॉय कर रहे थे, आज वो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं और पूछना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो लोग सवाल पूछें। वो मुख्यधारा का मीडिया जो कहता था कि बुलडोज़र से सब कुछ ठीक किया जाएगा, इन लोगों को ठीक किया जाएगा, आज वो सवाल पूछ रहा है। यही पत्रकारों का काम है। लेकिन वो उस वक्त पे जब एक ख़ास लोगों को टारगेट किया जाता है तब वो अपनी नफ़रत की पट्टी चुके बांधे होते हैं, इसलिए तब नहीं देख पाते। लेकिन आज वो देख पा रहे हैं कि उनके जैसे जो लोग हैं उन तक भी ये बुलडोज़र पहुंच चुका है।
पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।